हेलो दोस्तों, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजनीतिक शास्त्र में कुछ मुख्य बिंदु जो संवैधानिक तौर तरीके से जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें आपको हम बताएंगे कैसे कैसे संवैधानिक ढांचा हमारे भारत का तैयार हुआ। लेकिन उसके पहले जब हमारा देश गुलाम था तो उसमें कैसे कैसे भारतीय संवैधानिक रूपरेखा तैयार किया गया। भारत का संवैधानिक विकास, इसको मैंने दो खंड में बांटा है। पहला खंड रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा रखा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एक सवाल आप खड़ा कर सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों पड़ा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों पड़ा? तो पश्चिम से व्यापारी पूरब आए थे और पूरब को इंग्लिश में ईस्ट बोला जाता है, और यूनानियों ने इसे इंडस बोला था, इसलिए यह शब्द बन गया इंडिया। और व्यापार के माध्यम से आए थे, इसलिए वो एक कंपनी का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश एक देश यानी इंग्लैंड, क्राउन मतलब ताज यानी राजा की शासन अंतर्गत, यानी ये जो शासन प्रणाली जो आई, जो अधिनियम आप देख रहे हैं इस साइड, ये सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आई। और ये जितने भी एक्ट आए ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया एक्ट के जरिए आए। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला एक्ट कौन आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला एक्ट आया ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, फिर प्रथम चार्टर्ड एक्ट 1793, द्वितीय चार्टर्ड एक्ट 1813, तृतीय चार्टर्ड एक्ट 1833 और चतुर्थ चार्टर्ड एक्ट 1853। यानी इस तरह से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट लाए जिसके जरिए उन्होंने अपने शासन पद्धति को आगे बढ़ाया अपने व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ। एक तरफ ब्रिटिश क्राउन भारत शासन अधिनियम 1858 लाया, दूसरा पॉइंट भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा पॉइंट भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा पॉइंट भारत परिषद अधिनियम 1909, पांचवा पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1919, छठवां भारत शासन अधिनियम 1935 और सातवां भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी आप दोनों एक्ट को देखिएगा तो इससे मालूम यह पड़ेगा कि संवैधानिक ढांचा जो तैयार हुआ भारत में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ कुछ न कुछ धीरे धीरे ढांचा तैयार होता गया। और हमारा जो संविधान लिखा गया 1947 के बाद, तो इसी कुछ रूपरेखा का कुछ अंतर्गत जो हमें जानकारी मिली उसी की जानकारी के तहत हमने लिखा। अब सवाल आता है कि मैं संविधान के बारे में भी जानकारी दिया हूं कि संविधान क्या है, तो मैंने तोड़ के बताया भी था कि सम मतलब शासन, विद्या मतलब ज्ञान, निहित मतलब मौजूद। जिसमें शासन चलाने का ज्ञान मौजूद हो उसे संविधान कहते हैं। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है, यानी विधियों का दस्तावेज है, यानी एक ऐसी नियम कानून का दस्तावेज है जिसमें शासन चलाने का मूलभूत सिद्धांत होते हैं। मूलभूत यानी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इसमें जोड़ा गया है जिसके जरिए देश का संचालन होता है। इसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन संचालित किया जा सकता है। यानी कहा जाए एक लाइन में तो देश और राज्य का शासन संचालित करने के लिए आपको संविधान की आवश्यकता हमेशा पड़ सकती है। कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ लिखा है जिसके जरिए आप संविधान की कुछ खासियत को जानेंगे, कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि संविधान आखिर क्यों जरूरी है और संविधान में आखिर क्या चीजें हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ डाला है, किसी भी देश के संविधान के जरिए शासन का मूलभूत आदर्श का संकेत मिलता है। यानी एक आदर्शवादी देश अगर देखना है तो इसका संकेत मिलने के लिए आपको संविधान की जरूरत पड़ेगी उस देश को। यानी कोई भी देश बिना संविधान का चलाया नहीं जा सकता है। कुछ न कुछ उस देश में नियम होंगे, चाहे राजतंत्र राजा के द्वारा बनाया गया विधि हो, ठीक है, या लोकतंत्र में संविधान लिखित हो। कहीं कहीं तो बिना लिखित भी संविधान मिलेगा आपको, लेकिन लिखित संविधान के जरिए जनता पूर्ण रूप से उस संविधान के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकती है। पॉइंट दूसरा कह रहा है, इसके जरिए यह मालूम पड़ता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि उस देश के सरकार के जो जो अंग है वो किस प्रकार काम करते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है इनके बीच किस प्रकार के अंतर संबंध और शक्ति का संतुलन। यानी संविधान हमें यह भी पहले जानकारी देगी सरकार के कौन कौन अंग है, फिर ये हमें यह जानकारी देता है कि किस प्रकार से अंतर संबंध, यानी इनमें अंतर भी है और इनमें कुछ संबंध भी है, और इनकी शक्ति का संतुलन क्या है इसकी जानकारी हमें संविधान देता है। पॉइंट नंबर अगला कह रहा है, किसी राष्ट्र के संविधान में निहित यानी मौजूद
दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार, यानी किसी देश की सरकार कैसी है। अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको संविधान वहां का देखना पड़ेगा, संवैधानिक ढांचे को देखना पड़ेगा, संवैधानिक जानकारी लेनी पड़ेगी। उससे आप पता कर सकते हैं कि वहां की मौजूदा सरकार या उससे पहले जो सरकार थी किस प्रकार की सरकार थी। अगला पॉइंट, संविधान एक तरह से राष्ट्र के शासन के दर्शन का रूपरेखा तैयार करता है, यानी राष्ट्र के शासन के दर्शन, यानी राष्ट्र का एक स्वरूप तैयार करता है संविधान, जिससे यह पता चलता है कि उस देश का स्वर्णिम विकास कैसे हो रहा है, देश का अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहां जनता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी वहां पे स्वतंत्रताएं दी गई, इसकी जानकारी आपको इस संविधान के जरिए मिलता है। अगला पॉइंट, संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है, यानी कहा जाए संविधान हमारे देश का क्या है, एक आधारशिला है। जैसे एग्जांपल में लीजिए, एक छत किस पे टिका होता है, बीम पे टिका होता है। बीम हटा दीजिए तो छत का टिकाव उतना अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए कहीं कहीं बीच बीच में बीम मिलेगा तो कहीं किनारे मिलेगा। उसी प्रकार देश का जो आप बीम कहा जा सकता है, माने छत कहा जा सकता है, माने देश एक तरह से मान लीजिए छत है और उसका आधारभूत संरचना जो है वो संविधान है, यानी संविधान के जरिए ही देश का नव निर्माण बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है, माफ कीजिएगा इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है मेरा, क्योंकि यह जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाती है, यानी संविधान जनता के विश्वास के साथ साथ उनकी इच्छा क्या है, उनकी आकांक्षा क्या है, इसकी जानकारी देती है और दर्शाती है। अगला पॉइंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो 1600 ईस्वी में आई, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को यह अधिकार दिया कि तुम जाके व्यापार भारत में कर सकते हो। यानी पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, तो 1600 ईस्वी में। किसके अंतर्गत आई थी, तो महारानी एलिजाबेथ, उस समय ब्रिटिश सरकार की क्या थी, क्राउन यानी राजा थी, यानी महारानी थी वो। Yeah.